जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। चलिए देखेंगे मैथ्स का पहला क्वेश्चन कॉमन पेपर। कॉमन पेपर में जो मैथ्स का पहला क्वेश्चन है, बोला जा रहा है एक ड्रम में मौजूद गेंदों में 7/18 गेंद लाल है, बहुत अच्छा बात है। 8/15 गेंद नीली है, शेष जो बचता है वो पीली है। एक बात बताओगे, टोटल गेंदों की संख्या x मानिए, तो x का जो है 7/8 जो है क्या है, तो लाल है, और x का जो है 8/15 क्या है, नीली है। तो टोटल कितना हो गया, तो बताओगे पीली गेंद कितना होगा, तो सर जो शेष बचता है वो पीली गेंद है। एक बात बताओगे, टोटल x है, x में से एक बात बताओ, ये दोनों को जोड़कर घटा देंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो नीचे में एलसीएम आएगा 90। 18×5 90, 7×5 35 x होगा, प्लस में ये होगा 15×6 90, 8×6 48 x। एक बात बताओ, जोड़ोगे 8×5 13 होगा, 4×3 7 1 8, 83/90 x। ये घटाएंगे इसमें से 83/90, दोनों मिलके लाल और नीली हो गया, तो टोटल में से घटा देंगे इसको, तो 90 में से जाएगा तो 7x/90, ये पीली गेंद हो गया। आगे बोला जाता है कि देखो यदि उस ड्रम में से लाल गेंद और पीली गेंद की संख्या का अंतर जो है कितना है, मतलब पीली गेंद की संख्या 84 अधिक थी, मतलब लाल और पीला का अंतर दिया गया, कितना दिया गया, 84 दिया गया। बच्चे क्या दिया गया, 84। तो याद रखोगे, सबसे पहले बताओ लाल कितना, 7x/8, और पीला कितना है, 7x/90 है। तो एक बात बताओगे, अंतर अगर लेते हैं 7x/18 और 7x/90, ये कितने के बराबर में है, 84। अधिक या कम का मतलब अंतर होता है, घटाओगे लाल और पीला को तो 84 आएगा, अंतर लोगे तो एलसीएम यहां से 90 हो जाएगा, 18×5 90, 7×5 35, 35 में से 7 जाएगा तो कितना होगा, 28x होगा, बराबर में 84। एक बात बताओगे, 28 तिया कितना होता है, 84 होता है, 3 हो जाएगा, और 9 तिया 27, x बराबर में 270 गेंद। तो उस जो है ड्रम में कितना गेंद था बुआ, तो 270 गेंद था। अच्छा क्वेश्चन था, 270 गेंद था। अरे हाँ या ना, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चे, आया समझ में या नहीं आया। चलिए देखेंगे, बोला गया इतना में से अधिक या कम का मतलब अंतर होता है, अधिक या कम का मतलब क्या होता है, अंतर होता है। बच्चे एक बात बताओगे, 12 बट्टा में कितना है, 13/14। तो एक बात बताओ, नीचे वाली चीजें कहां चला जाता है, ऊपर, तो सर 12 गुना कितना हो जाएगा, 14/13। अब ये वाला चीजें मैन लाइन आपका ये है, ये 13 नीचे चला आएगा, तो क्या होगा, 12/13 गुना 14। देखिए यहां भी 12/13 है, यहां भी 12/13 है, दोनों जगह 12/13 है। कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेंगे तो यहां से 14 बचेगा, यहां से 1/14 बचेगा, क्योंकि 12/13 जाएगा तो 1/14 बचेगा। इसको सॉल्व करेंगे, 14 गुना 14 196, 196 में से एक जाएगा तो 195, ऊपर में 195, नीचे में 14 आएगा। इसको अगर काटा जाएगा तो 13 का ही 13, 13×5 65, 15 हो गया, 6 से 2 से काटोगे 6 होगा, ये 7 होगा, 15×6 90/7, 12×7 84, बचा कितना, 6, ठीक है, 12.6/7। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अरे हाँ या ना बताओगे, बोला अधिक करना है, मतलब अंतर करके देखिए कितना अधिक हुआ, तो 12.6/7 अधिक हुआ है। ये बताओगे, बोला गया एक मिश्रण में लवण एवं अम्ल, क्या है, लवण और अम्ल है। एक बात बताओगे, साल्ट और एसिड है, अनुपात में दिया गया। मिश्रण का टोटल भार 360 ग्राम है, तो इसमें एसिड पूछा है, एसिड बताओ कितना है, तो 360 ग्राम में ये पहला साल्ट है, दूसरा अम्ल है, क्या है, एसिड है, ठीक है। तो एसिड कितना, 7, कितना में से, तो टोटल में से, टोटल जोड़ोगे 7×5 12, नीचे में टोटल होता है 12 तिया 36, 7 तिया 21, 210 ग्राम। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया विकास, बहुत अच्छा। बोला गया एक व्यक्ति अपने पूंजी का 2/3 भाग 6% की दर से और 1/5 भाग 10% की दर से जो बचा है उसको 15% की दर से। एक बात बताओगे, टोटल पूंजी का 2/3 भाग अगर 6% की दर से दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4%। कितना लाभ आया, 4%। 1/5 भाग को अगर 10% की दर से दोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 2% होगा। शेष बचा कितना, तो सर ये दोनों को जोड़ेंगे तो 5 दूनी 10, 13/15 नीचे में। तो जब शेष निकालना रहे तो ये बात याद रखोगे, 1 में से 13/15 को घटा दो,
कितना हो जाएगा 2/15, या तो नीचे में से ऊपर को घटा दो, तो शेष जो बच रहा है 2/15 को बोला शेष भाग को कितना 15% लाभ पे, तो गुना में 15 करेंगे, इसको काटेंगे, कट जाएगा, ये होगा 2%। तो टोटल लाभ कितना हो गया, टोटल आय कितना होगा 4 2 6 2 8%। और क्वेश्चन के अनुसार कितना लाभ हुआ है तो 600। कितना का आय हुआ, कितना का वार्षिक आय हुआ 600, तो यही 8% रिप्रेजेंट करेगा 600 का, तो 1% हो जाएगा 75। इसको काटेंगे 25 तिया 75 और 2 से काटेंगे 25 तिया, हाँ ये हो जाएगा 25 चौके 100, ठीक है 75 आ जाएगा। तो 100% की मान कितना होगा तो 7500 हो जाएगा। बच्चे कितना हो जाएगा 7500, ऑप्शन क्या होगा बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। देखेंगे अब इसके औसत निकालना, औसत तथा योगफल बटा संख्या, इसको जोड़ेंगे तो टोटल जोड़िए कितना होगा, ए प्लस में ये जोड़ेंगे 7 3 10 1 11 के 1 2 3 3 1 4 1 5 51, और बताओगे औसत कितना है तो 15 है, तो योगफल कितना होगा तो 1 2 3 4, 4 संख्या से गुना कर दोगे 15 चौका 60 होगा, तो ए की मान कितना हो जाएगा 9, तो ए की मान बच्चे 9 आ गया। एक बात बताओगे, अब ए की मान यहां रख दोगे, तो अगर ए की मान यहां रखोगे इतना का औसत कितना है 16 है, तो योगफल कितना हो जाएगा सर, इसको जोड़ेंगे तो बी प्लस में बताओगे ये 9 और 2 कितना हो जाएगा 11 5 16 का 6, बाकी हाथ में 1 3 1 4 46 हो जाएगा, ठीक है। ये जोड़े अगर तो कितना हो जाएगा 9 2 11 11 और 5 16 का 6 2 1 3 3 और 1 4 46, और टोटल कितना हो जाएगा तो सर योगफल औसत 16 है, तो योगफल कितना होगा सर 1 2 3 4 संख्या 16 चौका 64, ये बी को घटाएंगे इधर से तो 14 में से 6 जाएगा तो 8, और उसके बाद 5 में से 1 18, तो ए की मान 9 बी की मान 18, ए बटा बी पूछा है तो बताओगे 9/18, इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। आंसर क्या होगा सी होगा। आंसर बच्चे क्या होगा सी। सुनोगे बुआ, बोला कि दो संख्याओं का अंतर उनमें से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, छोटी संख्या बोला गया 40 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। देखो दो संख्या का अंतर, बड़ी संख्या का 20% है, तो बड़ी संख्या 20 से बड़ी संख्या मानिए और छोटी संख्या 40 दिया गया, ये दोनों का अंतर कितना है तो बी का 20% का 20% मतलब 1/5, इसको इधर घटाओगे बी में से b/5 घटेगा बराबर में 40, ये कितना हो जाएगा 4b/5 40, ये घटेगा तो कितना होगा ये हो जाएगा आपका 10, बी की मान हो जाएगा कितना 50, बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 50। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। बोला गया एक बात बताओ, 8,000 रुपए की धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। एक बात बताओ, जो ब्याज की गणना है वो वार्षिक तौर पे करना है, CI 2 वर्ष का क्या होता है सर x + y प्लस में xy बटा में 100% होता है। बच्चे एक बात बताओगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5, तो x को भी 5 रखेंगे y को भी 5 रखेंगे, क्योंकि दोनों वर्ष के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 5% है, तो यहां भी 5 यहां भी 5, 5 5 10 हो जाएगा पॉइंट, और 5 × 5 क्योंकि x गुना y है, 5 × 5 कितना होगा 25 25/100, तो ये हो जाएगा 10.25%। CI बना 2 साल में किसका तो 8,000 का, 8,000 का 10.25 अगर निकालोगे परसेंट से 00 कट जाएगा, इसको उड़ाओगे तो नीचे में 100 आएगा, 20 × 5 100, 20 × 4 80, और 5 से काटोगे 5 दूनी 10 0 × 5 25, इसको गुना करोगे 4 × 5 20 4 दूनी 8, 820 रुपया। आंसर क्या हो जाएगा CI आपका ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया बउआ, एक बच्चे का आंसर आ रहा है। एक बात बताओगे, बोला गया एक घन की भुजा दिया गया है तो इसके विकर्ण बताओ घन का विकर्ण जो होता है, जल्दी से बताओगे बुआ क्या होता है, √3 गुना भुजा होता है। क्या होता है √3 गुना भुजा, और √3 गुना भुजा तो दिया गया कितना 9√3 है, तो √3 से √3 गुना होगा तो 3 हो जाएगा 9 तिया 27, तो जो विकर्ण होगा घन की वो कितना हो जाएगा बुआ 27 हो जाएगा। एक बात जाते जाते एक बार बताओगे जल्दी से कि घनाभ का विकर्ण क्या होता है, घनाभ का विकर्ण क्या होगा, ये घन का विकर्ण था √3 गुना भुजा, घनाभ का विकर्ण क्या होगा आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा PDF, कोई भी PDF जो है या टेलीग्राम चैनल प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन का भी नाम है और टेलीग्राम चैनल का भी नाम है, टीचर ग्रुप भी होगा आपका, वहां पे आपको मिलेगा। ठीक है बउआ, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि। फर्स्ट क्वेश्चन, इट इज इजियर टू स्विम इन द सी देन इन द रिवर बिकॉज, ये एक्चुअली में क्वेश्चन है। तो आंसर देखिए,
आप अगर नदी की बात करते हैं और दूसरी तरफ समुद्र की बात करते हैं, तो समुद्र जो है इसका जल का घनत्व अधिक होता है, जल का जो घनत्व है वो अधिक होता है, नदी के जल का घनत्व कम होता है, जल का घनत्व कम होता है। समुद्र के जल का घनत्व अधिक क्यों होता है? क्योंकि इसमें नमक होता है, इसमें नमक होता है। नमक होने के कारण से क्या होता है कि समुद्र का जल का घनत्व अधिक होता है, और जल का घनत्व अधिक होगा तो इसका मतलब यह हुआ कि कम घनत्व वाली चीज, इसको ऐसे समझना है कि अगर ये जल है और इसका घनत्व अधिक है, तो इसके ऊपर जब किसी वस्तु को रखेंगे, कम घनत्व वाली वस्तु, कम घनत्व वाली वस्तु, तो वो तैरती रहेगी, तैरती रहेगी, डूबेगी नहीं। सेम कंडीशन यहां पे होता है कि समुद्र का जल नमकीन है, सैलिनिटी है, समुद्री जल में नमकीन होने की वजह से उसका घनत्व अधिक होता है। अधिक घनत्व होने के कारण से एक व्यक्ति अगर उसमें कूद भी गया तो वो आसानी से तैर लेगा। नदी के जल का घनत्व कम होता है, व्यक्ति का घनत्व ज्यादा होता है, इसीलिए उसके डूबने की गुंजाइश ज्यादा होती है। तो करेक्ट आंसर 39 का निकल के आया ए। ठीक है। जहां तक बात है घनत्व की, तो जो घनत्व है इसका फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम, ये आप डेंसिटी या घनत्व का लगाएंगे। ठीक है। तो कुल मिला के इसकी जो है SI यूनिट बनेगी, वो अगर आप देखेंगे तो केजी पर मीटर क्यूब। ठीक, ये इसकी यूनिट होती है। तो इस तरह से डेंसिटी का कंसेप्ट यहाँ पे आता है। 39 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। 39 का करेक्ट आंसर हमारे पास ए निकला। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 40, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, उपयुक्त में से एक से अधिक। पहली बात ये, पानी का उबलना यानी इसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। जनरली हम लोगों को पढ़ाया जाता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, पानी का क्वथनांक जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है। कहाँ पे होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये होता है पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर होता है। और पृथ्वी की सतह का मतलब क्या होता है साइंस में? पृथ्वी की सतह का मतलब होता है सी लेवल, समुद्र की सतह, समुद्री सतह। ठीक है। इसको हम लोग पृथ्वी की सतह मानते हैं, और वहां पर अगर हम पानी को गर्म करेंगे तो वो होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। प्रेशर यानी दाब, अगर दाब घटेगा वायुमंडल का तो बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा, दाब अगर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अब तीसरी बात यह है कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी है। इस पृथ्वी से जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ चलते जाते हैं, ठीक है, जैसे पृथ्वी ऊंचाई पर पहाड़ है, इस सतह पृथ्वी की हुई, इस सतह से जैसे ऊंचा चलते हैं दाब का मान घटता जाता है, दाब घटता है, और दाब घटेगा तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा। और बॉइलिंग पॉइंट घटेगा इसका मतलब ये हुआ कि सामान्य अवस्था में पृथ्वी की सतह पर बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो ऊपर जब गए हम लोग तो बॉइलिंग पॉइंट घटा, इसका मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हुआ, कम पर पानी उबलेगा। तो करेक्ट आंसर हमारे पास 40 का क्या निकल के आया? ए। 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पर पहाड़ों पर पानी उबलता है, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है इसका पानी गर्म ज्यादा होगा, जल में उष्मा अधिक होगी, क्योंकि ये 100 डिग्री पर उबला है, उष्मा अधिक होगी, इसमें अधिक होगी, और पहाड़ों पर जो पानी होगा उसमें उष्मा कम होगी, इसीलिए उसमें उष्मा कम होगी तो खाना भी देर से बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहाड़ों पर खाना देर से पकेगा, इसकी अपेक्षा, पृथ्वी की सतह की अपेक्षा। तो 40 का करेक्ट आंसर हमारे पास निकल के आया ए। 40 का करेक्ट आंसर हमारे पास निकल के आया ए। ठीक है, ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 41 को देखें।
सुदूर संवेदन तकनीक, इसको आरएसएस भी कहते हैं। आरएसएस फुल फॉर्म होता है इसका रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। सुदूर संवेदी उपग्रह जो होता है, ठीक है, ये एक्चुअली में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का उपयोग करता है, विद्युत चुंबकीय तरंग का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का उपयोग करके, ठीक है, और ये जो है कई सारे कार्यों को कंप्लीट करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग जो होते हैं, इनकी कुछ खास बातें होती है। क्या होता है? इन पर कोई आवेश नहीं होता, कोई आवेश नहीं होता, कोई चार्ज नहीं होता। ये नॉन मैकेनिकल वेव यानी अयांत्रिक तरंग होती है। अयांत्रिक तरंग, अयांत्रिक तरंग का मतलब यहां पे हुआ नॉन मैकेनिकल वेव होती है, जिसे चलने के लिए, चलने को संचरण कहते हैं, जिसे संचरण के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, ये पॉइंट, ठीक। विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग की बात अगर करें तो इसमें क्या क्या आता है? गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, लाइट यानी विजिबल रेडिएशन, इंफ्रारेड, अवरक्त किरण जिसको कहते हैं, अवरक्त किरण, रेडियो वेव, रेडियो वेव और माइक्रोवेव, ये सब जो है, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के विद्युत चुंबकीय तरंग के भाग हैं, ठीक है, प्रकार हैं। इन्हीं सब में से किसी का उपयोग करके आरएसएस रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का उपयोग, सुदूर संवेदन तकनीक का उपयोग होता है। किसमें? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट में होता है। 41 का करेक्ट आंसर आपके पास सी निकल के आया, सी, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयोग हो रहे हैं। इन पीले लैंपों में एक्चुअली में सोडियम का प्रयोग होता है, ध्यान कीजिएगा। पीला लैंप जो आप कह रहे हैं उसमें सोडियम का लेप लगा होता है। सन की लाइट जब उस पर ऑब्स्टेन होती है, ठीक है, तो उसको एब्जॉर्ब करके और फिर जो है काफी दूर तक फैलाता है। इसमें सड़क की रोशनी में तो पीले लैंप प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि सोडियम से वो पीला ही लाइट निकलता है, ठीक है। पीला लाइट काफी सेंसिटिव होता है ह्यूमन आई के लिए, इसीलिए जो है यहाँ पे सोडियम इसमें होता है, सोडियम का उपयोग किया जाता है। एक तो पॉइंट ये ध्यान रखना है। दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि सड़क की जो लाइट होती है, सड़क की लाइट में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ऐसा इसलिए क्योंकि प्रकाश को फैलाना होता है, और उत्तल दर्पण जो है ये प्रकाश को फैलाने का काम करता है। उत्तल दर्पण को डाइवर्जिंग मिरर या अपसारी दर्पण के नाम से भी जानते हैं। अपसारी दर्पण भी कहा जाता है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग उसमें होता है जो लाइट को फैलाने का काम करती है, ठीक। तो यहाँ पे सोडियम हुआ। अच्छा, एक बात और यहाँ ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब जो विद्युत बल्ब का उपयोग हम लोग करते हैं अपनी लाइफ में, इलेक्ट्रिक बल्ब, इसमें 93% आर्गन होता है, आर्गन 93%, और 7% जो है वो उसमें नाइट्रोजन होता है, उसमें नाइट्रोजन होता है। 93% आर्गन और 7% नाइट्रोजन का उपयोग इसमें किया जाता है। किसमें? इलेक्ट्रिक बल्ब, या जिसको हम विद्युत बल्ब कहते हैं, उसमें, विद्युत बल्ब में, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। निम्नलिखित गैस मिश्रण में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त होगा? याद करने वाला है, ऑक्सीजन और एसिटिलीन का उपयोग, जो मिक्सचर होगा ऑक्सीजन और एसिटिलीन। एक्चुअली में एसिटिलीन गैस जो होगी उसको जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ऑक्सीजन एसिटिलीन है। इन दोनों इन दोनों के कॉम्बिनेशन का उपयोग जो है किया जाता है वेल्डिंग करने में।
इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। कुछ मिक्सचर की चर्चा हम लोग कर लें गैस की। जैसे एक होता है वाटर गैस, जल गैस। वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। फिर एक होता है प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है, दूसरा हो गया। तीसरा आपके पास आता है एक बायोगैस। बायोगैस, इसमें मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इंप्यूरिटीज। इंप्यूरिटीज का मतलब यहां पे हुआ विभिन्न प्रकार की अशुद्धि, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा पॉइंट ये हो गया बायोगैस। उसके बाद अगर हम देखें नेचुरल गैस को, प्राकृतिक गैस जिसको कहते हैं नेचुरल गैस, तो इसमें 83% तो मीथेन होता है, मीथेन, और प्लस में होता है इसमें इथेन। मीथेन प्लस इसमें से इथेन, ठीक है, ये होते हैं नेचुरल गैस में। तो इन कॉम्बिनेशंस को आपको याद रखना है, वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, बायोगैस, नेचुरल गैस। अगर आप एलपीजी की बात कर ले, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन। इतने पॉइंट्स को आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारे पास निकल रहा है बी, वेल्डिंग करने के लिए ऑक्सीजन और एसिटिलीन का प्रयोग होता है। 43 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। 44 हड्डियों को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः क्या होते हैं, सॉल्ट क्या होते हैं? तो हड्डी को कठोर कौन बनाता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम। यहां इस बात को ध्यान में रखना होगा कि हड्डियों में ठीक है, सबसे अधिक मात्रा में जो तत्व है मात्रा में कैल्शियम 98% पाया जाता है या होता है, पाया जाता है। एक तो पॉइंट याद रखना है कैल्शियम, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो विटामिन डी है, विटामिन डी यह हड्डियों पर कैल्शियम के जमाव में सहायता करता है, ये भी याद रखना है। इसलिए विटामिन डी का हमारे शरीर में होना बड़ा जरूरी है, खास करके हड्डियों के मजबूत बने रहने के लिए, ठीक है। विटामिन डी या कैल्शियम की कमी हो जाए, कि कमी से बच्चों में रिकेट्स तथा एडल्ट में यानी वयस्कों में ऑस्टियोपेरोसिस नामक बीमारी होती है। हड्डियों की कमजोर हो जाने से, ठीक है, बीमारी होती है, हड्डी इसमें कमजोर हो जाएगी और टूटने लगती है, ठीक। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। और करेक्ट, तो इतने तो पॉइंट एक्स्ट्रा हो गए। करेक्ट जो आंसर यहां पर निकला कि हड्डियों को कठोर बनाने वाले जो सॉल्ट हैं वो मुख्य रूप से कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट होते हैं। ये कौन होते हैं? फॉस्फेट। करेक्ट आंसर हुआ कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट, ठीक है, ये यहां पे होगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट। करेक्ट आंसर निकला 44 का ए। आइए क्वेश्चन नंबर 45। रक्त के स्कंदन के लिए चार आवश्यक घटकों में कौन सा नहीं है? Which of the following is not one of the four essential components of blood coagulation? स्कंदन की बात हो रही है, कैल्शियम होता है, सेल्स वॉल होते हैं, एल्बुमिन की बात जो है ये बिल्कुल अलग चीज होती है। करेक्ट आंसर यहाँ पे सी निकलेगा। अब जरा पॉइंट तो सी निकल गया, जरा कुछ संवाद समझ लो इसमें। जब हम ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड को हम दो पार्ट्स में बांटते हैं। इसमें जो चीजें होती है, एक को कहते हैं सॉलिड पार्ट और दूसरे को कहते हैं लिक्विड पार्ट। लिक्विड वाले को मैट्रिक्स कहा जाता है, मैट्रिक्स, या इसी को प्लाज्मा भी कहा जाता है, प्लाज्मा, ठीक। सॉलिड वाले में तीन प्रकार की चीजें हो जाएगी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हो गया। जब हम प्लाज्मा की बात करते हैं लिक्विड की, तो इसमें से 90% तो वाटर होता है, पहली बात, 90% पानी हो गया। उसके बाद फिर 4% इसमें लगभग प्रोटीन होता है, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन में भी कई प्रकार के प्रोटीन होते हैं। जैसे एक हो गया एल्बुमिन,
ये रक्त जो है को गाढ़ा करता है, गाढ़ा करता है, तो ये तो होगा नहीं। वहां कोगुलेशन का मतलब था यानी जमने से, ये रक्त को केवल गाढ़ा करने का काम करता है। एल्बुमिन, एल्बुमिन के बाद दूसरा जो होता है एक फिब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन, ये दोनों जो होते हैं ये रक्त के स्कंदन को, रक्त के स्कंदन को पूरा करते हैं, पूरा करते हैं। ठीक है, तो यहां क्लियर हो गया होगा कि तीनों प्रोटीन होते हैं। ठीक, यहां एक बात और ध्यान रखना है कि रक्त के स्कंदन में, रक्त के स्कंदन में विटामिन के भी सहायता करता है। अगर किसी व्यक्ति को विटामिन के की कमी होगी तो उसका ब्लड जल्दी से जमेगा नहीं। ठीक है, तो के भी इसमें सहायता करता है रक्त के स्कंदन में। तो एल्बुमिन का काम एक्चुअली में रक्त को गाढ़ा करना है। ठीक है, ठीक, तो करेक्ट आंसर 45 का निकल गया सी। सी जो है सी 45 का। ठीक है, यहाँ पे which of the following is not one of the 4 essential components for blood coagulation, रक्त के स्कंदन के लिए 4 आवश्यक घटक कौन सा नहीं। एक सेकंड, एक चीज देख लो यहां, सी के बदले इसका आंसर डी लगेगा, सी के बदले इसका आंसर डी होगा। डी इसलिए होगा क्योंकि इस पर हमने ध्यान नहीं दिया। इस सेल वॉल जो है कोशिका भित्ति, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है ये कोगुलेशन के लिए। ठीक है, तो बी भी पॉइंट गलत है, एल्बुमिन का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर आपके पास डी निकल के आएगा। ठीक, 45 का करेक्ट आंसर जो है ये डी होगा। ठीक है, डी होगा, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे ये भी एक बात पॉइंट एड कर लो कि सेल वॉल जो है ये केवल, इसमें ऐसे लिख देता हूं, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, पाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, केवल पेड़ पौधे में होता है। तो 45 का करेक्ट आंसर हमारे पास डी, एक से कौन सा नहीं है तो एक से अधिक। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 46, तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है, उसका उपचार भी करता है। Which of the following can cause cancer? कर्क रोग हिंदी में है, इसको एक्चुअली में कैंसर कहते हैं जहां तक मुझे समझ में आ रहा है। कर्क रोग का कैंसर ही होता होगा, एज वेल एज क्योर इट डिपेंडिंग ऑन इट्स सेवरिटी एंड यूज। देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि जो हमारी गामा रेडिएशन है, रेडिएशन, इसका जनरली उपयोग होता है कैंसर के ट्रीटमेंट में, कैंसर के ट्रीटमेंट में। और लंबे समय तक अगर गामा किसी व्यक्ति के शरीर पे गिरता चला जाए, है ना, गामा का प्रभाव किसी व्यक्ति पर कैंसर के रूप में प्राप्त भी हो सकता है, रूप में प्राप्त भी हो सकता है, प्राप्त भी हो सकता है। कहने का मतलब हुआ कि गामा के कारण से कैंसर हो भी सकता है और उसी गामा से कैंसर का ट्रीटमेंट भी होता है। यहां एक बात और ध्यान रखना है, गामा का प्रभाव ह्यूमन बॉडी पर जिस इकाई में मापा जाता है, जिस इकाई में मापा जाता है उसे रैम कहते हैं। रैम, रैम का फुल फॉर्म होता है रोएंटजन इक्विवेलेंट मैन, रैम कहते हैं। यानी कितना रैम का प्रभाव किसी व्यक्ति पर पड़ा वो इकाई होती है रैम। तो ये क्वेश्चन कभी आ जाए तो ध्यान रखना है, गामा का प्रभाव किसी व्यक्ति पर जो पड़ेगा वो रैम में मापा जाएगा
गामा से कैंसर होता भी है, गामा से कैंसर ठीक भी होता है। एग्जाम्पल के तौर पे कोबाल्ट 60 से निकलने वाली गामा से कैंसर को ठीक किया जाता है, पहला एक। दूसरा आयोडीन 125, इससे आई कैंसर सही होता है, आई कैंसर। आयोडीन 131, इससे गले का कैंसर सही होता है, थ्रॉट कैंसर जिसको कहते हैं, गोइटर घोंघे की बीमारी जो होती है ठीक होता है। आर्सेनिक 74, इससे जो है ब्रेन ट्यूमर का पता लगाया जाता है, ठीक है। और इन सब से निकलता क्या है, यही गामा रेडिएशन का उपयोग होता है। तो 46 का जो है हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन या आयनीय विकिरण ये चीज है जो कैंसर उत्पन्न भी करती है और कैंसर का इलाज भी वहीं से होता है। तो 46 का करेक्ट आंसर जो है वो निकल के आएगा सी, निकल के आएगा सी, ठीक है। सी जो है ये निकल के आएगा। तंबाकू और अल्कोहल से कैंसर हो सकता है, इलाज संभव नहीं है, लेकिन ये कह रहा है कि कैंसर होना भी है और उसका इलाज भी होना है। तो 46 का करेक्ट आंसर सी होगा। 46 का करेक्ट जो आंसर है वो होगा सी, सी, ठीक। टकला मकान रेगिस्तान कहां पाया जाता है? टकला मकान रेगिस्तान एक्चुअली में चीन में पाया जाता है। करेक्ट आंसर चीन हुआ, ठीक है, चीन हुआ। यहाँ पे कुछ रेगिस्तान का नामीबिया में नामिब नाम का मरुस्थल है, ठीक है। सऊदी अरब में नाफूद मरुस्थल पाया जाता है, नाफूद। यहाँ एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर हम गोबी की बात करें, गोबी मरुस्थल, तो ये जो है मंगोलिया एवं चीन में पाया जाएगा गोबी। सहारा की बात करें, उत्तरी अफ्रीका सहारा। उसके बाद कालाहारी बोत्सवाना, अटाकामा नॉर्थ चिली यहां पाया जाएगा। ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। ये कुछ फेमस मरुस्थल है, ठीक है, जो पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर 47 का निकल के आया सी। 47 का चाइना करेक्ट आंसर निकल के आया सी, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं हम। मृतक घाटी जानी जाती है। मृतक घाटी आपको पता है यूएसए में है, ठीक है। ये जो मृतक घाटी है, ठीक, ये यूएसए के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में काफी गर्म प्रदेश के रूप में जानी जाती है, जहां का तापमान 55 से 56 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है। इतनी गर्मी होती है, डेथ वैली इसको कहा जाता है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में अत्यधिक किसके लिए? अत्यधिक उष्णता के लिए, काफी अधिक गर्मी यहाँ पे होती है, ठीक। और ये कौन सा, किस तरफ का इलाका है? ये यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की बात अगर हम करें तो उसका दक्षिण पश्चिम क्षेत्र है। ये दक्षिण पश्चिम जो है क्षेत्र है, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। तो दक्षिण और पश्चिम ये वाला इलाका जो है ये एक्चुअली में डेथ वैली के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर 48 का निकल के आया ए जो है 48 का करेक्ट आंसर है, ठीक। आइए 40 और 49 पर। मेरियाना खाई या मेरियाना ट्रेंच क्या है? मेरियाना ट्रेंच का नाम जब आए तो आपको समझना है कि महासागर में किसी एक क्षेत्र की अधिकतम गहराई को ट्रेंच के रूप में दिखाया जाता है। गहराई जो काफी गहरा हो, ठीक है, तो उसको हम
ट्रेंच के रूप में देखते हैं। तो मेरियाना ट्रेंच जो है एक्चुअली में प्रशांत महासागर में है और उसका सबसे गहरा भाग है। करेक्ट आंसर तो यहाँ पे सी निकला। ये मेरियाना खाई जो है ये प्रशांत महासागर में है, लगभग 11,000 किलोमीटर ये गहरी है, ऐसा माना जाता है। 11,000 किलोमीटर गहरी है, ठीक है। और सबसे गहरी चीज यही है पृथ्वी पर देखा जाए तो मेरियाना ट्रेंच को ही माना जाता है, ठीक, सबसे गहरी। अच्छा, इसमें से अगर हम देखें एक सेकंड, बड़ी, अब इसमें से अगर हम ये देखें कि हिंद महासागर तो इसमें एक नाम आता है डायमेंटीना गर्त या ट्रेंच। ये एक्चुअली में ऑस्ट्रेलिया में है, काफी गहरा है ये भी। दूसरी ओर सुंडा गर्त भी है, सुंडा गर्त हिंद महासागर में ही है ये भी। सुंडा गर्त जो है ये इंडोनेशिया में जो जावा द्वीप है, जावा द्वीप के समानांतर ये स्थित है, समानांतर, ठीक है। और ये जो है हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कहलाता है, सुंडा गर्त। तो हिंद महासागर में क्वेश्चन हमेशा सुंडा गर्त पे पूछा जाएगा और ये पूछा जाएगा कि सुंडा गर्त जो है वो किस द्वीप के पैरेलल है। तो जनरली हमें अपने देश का नाम याद आता है, लेकिन नहीं, ये जावा द्वीप के एक्चुअली में समानांतर में है। और डायमेंटीना गर्त जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है, ये भी हिंद महासागर का ही हिस्सा है, ठीक है। गर्त बेसिकली प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में मुख्य रूप से काफी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और भी महासागरों में होते हैं। तो 49 का करेक्ट आंसर हमारे पास निकल के आया सी डायमेंटीना गर्त, ठीक है। ओके 11। आइए क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। पक्षाव शब्द से क्या तात्पर्य है? व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म पक्षाव, है ना, प्रासावो। अब देखिए ये पक्षाव एक्चुअली में क्या है, ये एक तो ये बादल है, पहली बात ये, ठीक। और दूसरी बात ये बादल कैसे हैं, ये हिमकण के बादल है, हिमकण, ठीक है। आइस पार्टिकल्स जो है एकदम क्रिस्टल के रूप में कन्वर्टेड है, उसके हिमकण के बादल हैं जिनसे सामान्यतः वर्षा संभव नहीं है, जिनसे सामान्यतः वर्षा संभव नहीं है, वर्षा इससे नहीं होती है। और दूसरी बात ये ऊंचे क्षेत्रों में स्थित होते हैं। तो क्वेश्चन कभी आ सकता है कि ऊंचे क्षेत्र का मतलब क्या हुआ, तो 6 to 12 किलोमीटर की हाइट पर ये लगभग होते हैं, इतनी ऊंचाई पर। तो ये ऊंचाई वाले बादल जो है इनको पक्षा बादल कहा जाता है, एक ऊंचा बादल है ये। तो करेक्ट आंसर हुआ हाई क्लाउड, करेक्ट आंसर हमारे पास आया हाई क्लाउड, ठीक है, एक ऊंचा बादल हुआ ये तो पॉइंट हुआ 50 के ए का, 50 के करेक्ट आंसर सी का। ऊंचे बादल हो गए 6 से 12 किलोमीटर। अब नीचे बादल की बात अगर करें इसमें से कि जो नीचे की तरफ होता है, नीचे का मतलब हुआ कि आपका अगर वो 30 से 35 मीटर के लगभग, 35 से 40 मीटर के लगभग इस प्रकार से, तो यहां पे हम कपासी वर्षी बादल की बात कर सकते हैं, कपासी वर्षी बादल और वर्षा स्तरी बादल की बात कर सकते हैं, वर्षा स्तरी बादल, ठीक है। ये जो बादल होते हैं ये बादल में कुछ पॉइंट आप लिख लेंगे, ये काले रंग के होते हैं, आर्द्रता अधिक रखते हैं, अधिक आर्द्रता है तो निश्चित रूप से ये बारिश करवाएंगे, इनसे घनघोर वर्षा होती है, इनसे घनघोर वर्षा होती है, घनघोर वर्षा होती है। और ये 35 मीटर पर भी आपको मिल सकते हैं, ये
200 मीटर तक भी जा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से रेंज होता है इनका। तो ये काले रंग के हैं, आर्द्रता अधिक रखेंगे, घनघोर वर्षा करवाएंगे। ये सब नीचे बादल का एग्जाम्पल है। ये जो है नीचा बादल का एग्जाम्पल, कपासी वर्षा बादल, वर्षास्त्री बादल, ये सब जो है लो क्लाउड, लो क्लाउड हो गया। लो क्लाउड से ही वर्षा होगी, हाई क्लाउड से वर्षा नहीं के बराबर होगी। ठीक है, तो 50 का करेक्ट आंसर सी निकल के आया। 50 का करेक्ट आंसर है सी। आइए क्वेश्चन नंबर 51 पे। संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली कहा जाता है? टॉर्नेडो एली कहा जाता है मिसिसिपी के मैदान को। ध्यान रखिएगा इस बात। मिसिसिपी का जो मैदान है अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, उसको टॉर्नेडो एली के नाम से जानते हैं। इसमें एक बात का और ध्यान आप रखेंगे कि उत्तरी अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर, यानी मैक्सिको की खाड़ी की चर्चा मैं कर रहा हूं, मैक्सिको की खाड़ी, दक्षिणी पूर्वी तट तो यही हुआ, तट पर आने वाले जो चक्रवात होते हैं, चक्रवात को हरिकेन या टॉर्नेडो कहा जाता है। टॉर्नेडो कहा जाता है, ये वर्ड भी याद रखेंगे। ठीक है, एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरी बात ये हो गई कि उत्तरी अमेरिका में अलास्का से पनामा तक विस्तृत पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी कार्डिलेरा, ये वर्ड कोडिंग में है, कार्डिलेरा के नाम से जाना जाता है। ये भी आप याद रखें, नाम से जाना जाता है। ठीक है, पश्चिमी कार्डिलेरा। टॉर्नेडो एली मिसिसिपी मैदान हो गया। टॉर्नेडो और हरिकेन चक्रवात होता है जो उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट पर आता है, मैक्सिको की खाड़ी में। और उत्तरी अमेरिका में अलास्का से पनामा तक जो विस्तृत पर्वत श्रृंखला है, लंबी चलती है, इसको पश्चिमी कार्डिलेरा के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतने पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। 51 का करेक्ट आंसर हमारे पास निकल के सी आ रहा है। 51 का करेक्ट आंसर हमारे पास सी। ठीक, भारत में गेहूं की निम्नलिखित जातियों में से किसकी खेती की जा रही है? भारत में जिसकी खेती की जा रही है वो एक्चुअली में ब्रेड गेहूं के नाम से जाना जाता है, ब्रेड वेट कहलाता है। ठीक है, मुख्य रूप से इसी की खेती की जाती है। गेहूं जो है ये ग्रेमिनी कुल का पौधा, पहले तो ये ध्यान रखना है, ग्रेमिनी कुल का पौधा है। पहली बात तो ये है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि इसके लिए वर्षा जो है 75 सेंटीमीटर आवश्यक है। टेम्परेचर प्रारंभ में यानी बुआई के समय 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, ठंड का मौसम। और कटाई के समय जो है ये 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। 20 से 25 डिग्री, तब जाके गेहूं की फसल सही होगी। उत्पादन की बात करें तो इसको दो भागों में बांट दें। एक हो गया विश्व स्तर पर अगर देखें तो चीन का प्रथम स्थान है, भारत का दूसरा है, सेकंड है। अगर भारत के स्तर पर देखें तो उत्तर प्रदेश सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करता है, सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करता है। अगर किस्म की बात की जाए, गेहूं के किस्म की, तो अर्जुन, जनक, प्रताप,
अर्जुन, जनक, प्रताप, ये सभी गेहूं की किस्में हैं जिसकी खेती भारत में की जाती है। ठीक, तो करेक्ट आंसर 52 का निकल के आया बी। 52 का करेक्ट आंसर निकल के आया बी। ठीक, 53 पे आइए। पेड़ों की कतारों के बीच में फसलें उगाना क्या कहलाती है? व्हाट इज द नेम गिवन टू ग्रोइंग क्रॉप्स बिटवीन रॉज ऑफ ट्रीज? ये एक तोंग्या सिस्टम कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, सी पॉइंट इसका सही है। तोंग्या एक प्रणाली होती है, इस प्रणाली के तहत जो है पेड़ों की कतारों यानी पेड़ लगा के, ठीक है, कतारों में, और उसके बाद जो है खेती की जाएगी बीच में, सुरक्षित रूप से कतारों के बीच में। तो ये हमारा तोंग्या प्रणाली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक है सोशल फॉरेस्ट्री, सामाजिक वानिकी, यानी जंगल का समाज से क्या संबंध है उसके आधार पर जंगलों को तय करना, ये सोशल फॉरेस्ट्री है। झूम की जहां तक बात है तो ये स्थानांतरण या स्थानांतरित कृषि कहलाती है। स्थानांतरित कृषि कहलाती है ये, यानी एक निश्चित समय तक खेती करने के बाद वहां से हट जाना, फिर जंगलों को साफ करना, अलग जगह पर जाकर फिर वहां खेती करना, फिर 3-4 साल करने बाद उसको छोड़ के अलग जगह जंगलों को फिर साफ करना, यानी नई जगह पे खेती लायक जमीन बनाकर और खेती करना, ये झूम कृषि कहलाती है, स्थानांतरित कृषि कहलाती है। यहां ध्यान दीजिएगा, ये उत्तरी पूर्वी भारत में यानी नॉर्थ ईस्ट एरिया जो 7 सिस्टर्स कहलाती है, ठीक है, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, इन सब में झूम खेती कहते हैं इसको। आंध्र एवं ओडिशा में इसी को पेडू के नाम से जानते हैं। पेडू, झूम कृषि जो होती है इसको पेडू के नाम से जाना जाता है। पेडू के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है, पेडू के नाम से। अगर हम साउथ इंडिया की बात करें, दक्षिण भारत की, कंप्लीट रूप से कर्नाटक वगैरह की, वहां पे तो इसको जाड़ा एवं इड़का या एक्का इस तरह से नाम देते हैं। किसको? झूम कृषि को। स्थानांतरित कृषि के ये सारे नाम होते हैं। ठीक है, आंध्र एवं उड़ीसा में पेडू, साउथ इंडिया में जाड़ा एवं इड़का। तो 53 का करेक्ट आंसर हमारे पास निकल के आया सी। 53 का करेक्ट आंसर निकल के आया सी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 54। भारतीय राज्यों में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या कहां है? पहली बात तो ये कि 2011 का जो सेंसस है, सेंसस ये क्या कहता है कि भारत की कुल जनसंख्या का 8.6%, लगभग 10.42 करोड़ जो है वो जनजातीय आबादी है। पहली बात तो ये जनजातीय आबादी है। ठीक, दूसरी बात ये सबसे अधिक यानी राज्य के कुल जनसंख्या का 21.1%, लगभग 21.1% राज्य के कुल जनसंख्या का, इतना सबसे अधिक मध्य प्रदेश में जनजाति रहती है। मध्य प्रदेश के बाद दूसरा नंबर किसका आता है? छत्तीसगढ़ का आता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर निकलेगा कि भारतीय राज्यों में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या कहां है? तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। करेक्ट आंसर यहां पर 54 का सी निकलेगा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। अच्छा, यहां एक बात और ध्यान रखना है कि जनजातीय में सबसे अधिक भील प्रजाति की जनजाति निवास करती है भारत में, उसकी संख्या है, निवास करती है। ये भील जो है ये कौन है? ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की है। कौन? भील। ध्यान दीजिए, सबसे अधिक भारत में कौन सी जनजाति? तो भील जनजाति। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जो है ये प्रजाति की है, ये रेसेस की है। ठीक है, और भील की ही जनजाति हमारे देश में सबसे अधिक निवास करती है। करेक्ट आंसर 54 का सी निकल के आया।
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। बिहार में पहले काफी अधिक मात्रा में जनजातीय आबादियां होती थी, लेकिन झारखंड के बंटने के बाद सारी की सारी जनजाति चली गई कहाँ, झारखंड में। तो बिहार में जनजातीय रूप से काफी ये अब कमजोर राज्य हो चुका है। 54 का करेक्ट आंसर सी है। 55 पे आइए। ब्रिटिश इंडियन आर्मी में चर्बी वाले कारतूसों वाली नई एनफील्ड राइफलें कब आई थी? ये आई थी दिसंबर 1956 में। दिसंबर 1956 में आई थी ये राइफल, ठीक है, जिसको लेकर विवाद हुआ था। और विवाद होने के बाद 29 मार्च 1857 को, ठीक है, मंगल पांडे ने सबसे पहले इसका विरोध किया। मंगल पांडे ने कहा, बैरकपुर छावनी, बैरकपुर छावनी, जहां का कमांडिंग ऑफिसर कौन था उस समय? कमांडिंग ऑफिसर हेडसे था, ठीक है। मंगल पांडे, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने बाग एवं सार्जेंट की हत्या कर दी थी। 1857 विद्रोह के ये प्रथम शहीद कहलाते हैं, क्योंकि उसके बाद शहीद कहलाते हैं क्योंकि बाग एवं सार्जेंट की हत्या करने के बाद इन्हें फांसी पे चढ़ाया गया था। उसके बाद इस 1857 की शुरुआत 10 मई को होती है मेरठ, और 11 मई 1857 दिल्ली से इसका प्रारंभ हुआ। दिल्ली में बख्त खां और बहादुर शाह जफर मुगल बादशाह के नेतृत्व में ये जो आंदोलन है, ये जो विद्रोह है, इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। कानपुर की बात अगर करते हैं तो तात्या टोपे, नाना साहब लिख सकते हैं, नाना साहब। लखनऊ की बात करें, बेगम हजरत महल। इलाहाबाद की बात करें लियाकत अली। फैजाबाद की बात करें अहमदुल्ला। झांसी की बात करें लक्ष्मीबाई। ये सभी वो हीरो थे जो 1857 में इन्होंने अपना योगदान दिया, ठीक है। कई इसमें शहीद हुए। बेगम हजरत महल और नाना साहब, ये दो ऐसे व्यक्ति थे जो कि नेपाल चले गए, ठीक है, चले गए। कौन? ये दोनों नेपाल चले गए, ठीक। नाना साहब, बेगम हजरत महल। तो करेक्ट आंसर यहां पे निकला दिसंबर 1856। 55 का करेक्ट आंसर है बी 55 का करेक्ट आंसर है, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 56, इनमें से किस सूची का सही मिलान ये सूची देती है? अच्छा, एक तरफ प्रतिष्ठित व्यक्ति और उनके बचपन का नाम एक्चुअली में दिया हुआ है दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूल शंकर था, तो 2 आ गया। रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था, और आ गया, कहीं कोई डाउट नहीं है। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था, तो ये 4 होगा, ठीक। रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था, तो ये 3 होगा, 3। अब बच गया शिवदयाल साहब, ये तुलसीदास थे, तो 1 हुआ। यानी करेक्ट आंसर क्या निकला? A2B3, यही हो गया। C4 D1, करेक्ट आंसर बी निकला। 56 का करेक्ट आंसर हमारे पास निकल के आ रहा है बी, ठीक है, 56 का बी। आइए क्वेश्चन नंबर 57, ड्रेन थ्योरी का संस्थापक कौन था जिसने भारत से इंग्लैंड में निरंतर धन गमन का खुलासा किया? ठीक है, देखिए ड्रेन थ्योरी देने वाले थे दादा भाई नौरोजी। इनका कहना था कि भारत जो सामान बिकता है
दिखने में तो लगता है कि भारत निर्यात कर रहा है, उसके बदले कोई पैसा उसको नहीं मिलता, सारा का सारा पैसा ब्रिटेन की तरफ जा रहा है, उससे कुछ हासिल भारत को नहीं हो रहा है। ये ड्रेन थ्योरी थी दादा भाई नौरोजी की। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक भी लिखी थी। प्रथम भारतीय थे जो उदारवादी दल के टिकट पर ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए थे। ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए थे, ठीक है, ये थे। ठीक, उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो मुंबई एसोसिएशन 1852, इंडिया लंदन सोसाइटी 1865, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866, ठीक है, जैसी संस्थाओं की स्थापना भी इन्होंने की थी। जैसी संस्थाओं की इन्होंने स्थापना की थी। ठीक, आरसी दत्त की जहां तक बात है, रोमेश चंद्र दत्त इनका पूरा नाम था। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनकी एक फेमस बुक थी। भारत के आर्थिक इतिहास पे लिखी हुई प्रथम पुस्तक, यानी भारत के आर्थिक इतिहास पर लिखित प्रथम पुस्तक थी। प्रथम ये पुस्तक थी, ठीक है, आरसी दत्त की। गोपाल कृष्ण गोखले का कौन सा पुस्तक था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये गोपाल कृष्ण गोखले की पुस्तक थी। तो 57 का करेक्ट आंसर हमारे पास निकला कौन? दादा भाई नौरोजी, ए। 57 का करेक्ट आंसर हमारे पास आया ए, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी। आइए क्वेश्चन नंबर 58 पे। 58 पे लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था? वीडी सावरकर, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह। मुख्य रूप से तो भगत सिंह ही थे लाहौर षड्यंत्र केस में, बटकेश्वर दत्त भी थे। मुख्य रूप से भगत सिंह, यहां पे करेक्ट आंसर तो निकल के ही आ रहा है। कुछ बात मैं बता दूं आपको, लाहौर षड्यंत्र मामला से संबंधित क्या क्या होता है। 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु पुलिस कार्रवाई में होती है। पुलिस कार्रवाई सॉन्डर्स के नेतृत्व में, ये ध्यान देना है, नेतृत्व में, ठीक, कार्रवाई में, मृत्यु पुलिस कार्रवाई में होती है। इसके बाद क्या होता है, 1930 में लाहौर थाने में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, तथा राजगुरु के द्वारा सॉन्डर्स की हत्या कर दी जाती है। सॉन्डर्स की हत्या कर दी
जाती है। और इसी के लिए चला था ये सॉन्डर्स के लिए हत्या करने के कारण से लाहौर षड्यंत्र केस चला था। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं, 1929 ये 8 अप्रैल की घटना है। 8 अप्रैल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, केंद्रीय जो विधानसभा दिल्ली में था अंग्रेज के टाइम पर, में भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था। वो नुकसान वाला नहीं था लेकिन फेंका था ही, बम फेंका था। ठीक है, ये तो कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि भगत सिंह के साथ बम फेंकने में कौन थे, तो बटुकेश्वर दत्त थे। ठीक है, यहां ये भी ध्यान रखना है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में उस समय में ट्रेड डिस्प्यूट बिल तथा सेफ्टी बिल पर चर्चा हो रही थी। बिल पर चर्चा हो रही थी, तो वहीं पर यह घटना हुई थी। क्वेश्चन ये भी एग्जाम में आ सकता है कि कौन से बिल पे चर्चा उस समय हो रही थी जब फेंका गया था बम, तो वो ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सेफ्टी बिल था। ठीक है, और उसके बाद जो है इन सब घटनाओं को जोड़ जाड़ के जो है षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र का मामला चला भगत सिंह पर और बाद में उनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, तो 58 का करेक्ट आंसर हम बी लेके चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 58 के बाद 59 पर। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो एक तो हम ये बार बार लिखते हैं कि 1885 में इसकी स्थापना हुई। संस्थापक की बात अगर हम करें तो वो ए.ओ. ह्यूम थे, याद आप लोगों को अभी तक हो गया होगा, ए.ओ. ह्यूम। प्रथम सचिव की बात करें या महासचिव की तो वो ए.ओ. ह्यूम ही थे। प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। डब्ल्यू.सी. प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। और प्रतिनिधि प्रथम अधिवेशन में कितने, तो 72, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। फिर अगर हम महिला अध्यक्ष की बात करें, महिला अध्यक्ष की, तो प्रथम महिला अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो एनी बेसेंट 1917 कलकत्ता में जो हुआ था। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 सरोजनी नायडू। कहां? कानपुर। ये स्वतंत्रता के पहले की बात है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्वतंत्र जब भारत हो गया 1947 के बाद, तब कौन सी महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष बनी, तो करेक्ट आंसर होगा इंदिरा गांधी। उसके बाद कौन महिला? फिर सोनिया गांधी, और तो छोड़िए इसको। तो करेक्ट आंसर 59 का और आजादी के पहले प्रथम महिला एनी बेसेंट और प्रथम भारतीय महिला थी सरोजनी नायडू, कानपुर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे जो हमारे पास निकल के आ रहा है वो आ रहा है 59 का बी इंदिरा गांधी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 60 पर। इंडियन मुस्लिम लीग द्वारा प्रकाशित अखबार का क्या नाम है? इंडियन मुस्लिम लीग द्वारा जो अखबार प्रकाशित किया गया था उसका नाम था स्टार ऑफ इंडिया। स्टार ऑफ इंडिया जो है उसके द्वारा प्रकाशित अखबार का नाम था। कुछ और अखबार का नाम आप याद रखिएगा, जैसे कि अमृत बाजार पत्रिका ये शिशिर कुमार घोष की थी। शिशिर कुमार घोष की पत्रिका थी। ठीक है, एक तो ये हिंदू पैट्रियट ये हरीश चंद्र मुखर्जी की थी। हरीश चंद्र मुखर्जी। मिरातुल
अखबार ये राजा राम मोहन राय की थी, राजा राम मोहन राय। तो इस तरह से ये पॉइंट आप याद रखेंगे कुछ, ठीक है। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी की थी, इंडियन ओपिनियन ये महात्मा गांधी की थी। तो ये कुछ पॉइंट को आपको याद रखना है, जैसे जैसे डिस्कशन आगे बढ़ेगा और भी चीजें इसमें जुड़ती चली जाएगी, ठीक है। आगे 60 का करेक्ट आंसर हमारे पास सी निकला, स्टार ऑफ इंडिया। इंडियन मुस्लिम लीग द्वारा प्रकाशित अखबार का नाम था स्टार ऑफ इंडिया। 60 का करेक्ट आंसर सी है। उसके बाद 61, गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था तुर्की पर ब्रिटिश आक्रमण के विरुद्ध। उस समय कोई सत्याग्रह नहीं यूज किया। भारत सरकार अधिनियम 1935 फालतू चीज है। मजदूरों को कम मजदूरी दिए जाने के विरुद्ध, बिल्कुल सही बात है, पॉइंट नंबर सी यहाँ पे सही है। मजदूरों को कम मजदूरी दिए जाने के विरुद्ध जो है महात्मा गांधी के द्वारा अपना सत्याग्रह आरंभ किया गया। यहाँ ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी जब अफ्रीका में थे उस समय भी सत्याग्रह का उन्होंने प्रयोग किया था, ठीक है। भारत आए तो वहां भी प्रयोग किया। मैं भारत की चर्चा अगर कर लूं, भारत की, तो 1917 चंपारण सत्याग्रह ही इसका नाम ही है, तो सत्याग्रह तो हो ही गया। ध्यान दीजिएगा, चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी ने सत्य, अहिंसा यानी सत्याग्रह, अहिंसा और सविनय, अवज्ञा, ये तीन जो उनके हथियार थे तीनों का प्रयोग किया था, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा कि चंपारण 1918 अहमदाबाद मजदूर संघर्ष, इसमें भी सेम सिचुएशन थी, यहां भी उन्होंने वही काम किया। 1918 में खेड़ा किसान आंदोलन, यहां भी लगभग वही काम था। तो ये तीन प्रमुख महात्मा गांधी के जो काम थे भारत में शुरुआती दौर में, जिसमें उन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग किया था, ठीक है, सत्याग्रह का प्रयोग किया। 61 का करेक्ट आंसर आपके पास निकल के आ रहा है सी, मजदूरों को कम मजदूरी दिए जाने के विरुद्ध, ठीक। सन 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा निम्नलिखित में से किस कारण से की गई थी? देखिए यहां पे कहा तो यह गया था कि प्रशासनिक असुविधा के कारण से की जा रही है, सुविधा नहीं असुविधा, तो सुविधा लिखा हुआ ही नहीं होगा। कांग्रेस आंदोलन को विघटित करना, यह बात सही है, कांग्रेस आंदोलन को विघटित करना। ऑब्लिक में ऐसा भी ऑप्शन आ सकता है जिसमें लिखा होगा राष्ट्रीय चेतना को समाप्त करना। बंगाल जो राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बन चुका था पूरे भारत में, समाप्त करना, इसके लिए जो है ना, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करवा दो, ये एक्चुअली में उसका उद्देश्य था अंग्रेजों का। तो करेक्ट आंसर यहां पर बी है। 20 जुलाई 1905 विभाजन की घोषणा होती है, विभाजन की घोषणा होती है। 16 अक्टूबर 1905 विभाजन प्रभावी होता है, विभाजन प्रभावी कर दिया जाता है। इसी 16 अक्टूबर 1905 को संपूर्ण बंगाल में उपवास रखा गया तथा रक्षाबंधन हुआ था। रक्षाबंधन भी इस दिन हुआ था। सभी मुस्लिम भाइयों ने, हिंदू भाइयों ने एक दूसरे को राखी बांधी थी और संकल्प लिया था कि इस बांटने से कुछ होने वाला नहीं है, हम लोग एक रहेंगे। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन। 1905 के बनारस अधिवेशन किसका अधिवेशन? कांग्रेस का। कांग्रेस का जो अधिवेशन था, अधिवेशन में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया था। इस समय अध्यक्ष कौन थे? तो ये जो अध्यक्ष थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे। तो ये स्थिति थी, ठीक है। तो 62 का करेक्ट आंसर हमारे पास बी निकल के आ रहा है। कांग्रेस आंदोलन को विघटित करना या राष्ट्रीय चेतना को समाप्त करना,
ये एक्चुअली में उद्देश्य रहा था 1905 में बंगाल के विभाजन का। करेक्ट आंसर यहां से निकल के आता है बी। आइए क्वेश्चन नंबर 63 करंट का क्वेश्चन है। डीआरडीओ ने हाल ही में रुद्रम सेकेंड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये रुद्रम जो सेकेंड है ये एयर टू सरफेस मिसाइल है, याद रखिएगा, हवा से जमीन पर मार कर सकती है। एयर टू सरफेस, सरफेस टू सरफेस नहीं, एयर टू एयर भी नहीं, एयर टू सरफेस। करेक्ट आंसर बी। ठीक है, डीआरडीओ के द्वारा जो रुद्रम नाम का मिसाइल लॉन्च किया गया है ये हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल है, एयर टू सरफेस मिसाइल है, एयर टू सरफेस है। आइए क्वेश्चन नंबर 64 की ओर चलते हैं। 64 आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता। आसियान की जहां तक बात है तो आपको पता होगा यह 10 देशों का एक आर्थिक संगठन है। इसको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, आर्थिक संगठन है। ठीक है, आर्थिक संगठन 10 देशों का, क्या, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में है ये, दक्षिण पूर्व एशिया। ठीक है, पूर्व एशिया क्षेत्र में। तो इसमें आसियान के साथ भारत वस्तु व्यापार समझौता, यानी आसियान एक तरफ 10 देश और एक तरफ भारत, वस्तु से संबंधित जो व्यापार होगा उससे संबंधित जो एग्रीमेंट है उसकी समीक्षा के लिए चौथी संयुक्त समिति की बैठक हाल फिलहाल में कहां हुई? तो मलेशिया में हुई। करेक्ट आंसर बी है। 64 का करेक्ट आंसर है बी। ठीक है, जीएस पेपर अब इवनिंग में ही होगी सर, 9:30 AM में नहीं होगी। ये आप मुझसे पूछ रहे हैं कि इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। बी। ठीक है, 64 का बी। उसके बाद 65 तीसरी बार अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है? अभी जो फंसी हुई है सुनीता विलियम्स 3 बार गई, अभी इनके जान पे बनाई हुई है। ठीक है, लेकिन प्रयास किया जा रहा है कि इनको सुरक्षित वापस लाया जाए। कई सारी कहानी आपने सुनी होगी इनके बारे में कि दिक्कत हो गई, ये हो गई, वो हो गई। राकेश शर्मा प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। हालांकि वो रूस के सहयोग से गए थे, अंतरिक्ष यात्री थे। कल्पना चावला दुर्भाग्यवश दुर्घटना में गुजर गई, नहीं रही, ये भारत मूल की थी। और सुनीता विलियम्स जो है लगभग 3 बार ये भारतीय मूल के हैं। सुनीता विलियम्स जो अभी फंसी हुई है। 65 का करेक्ट आंसर बी है। अच्छा, पूछ रहे हैं आप, ठीक है। तो जीएस पेपर अब इवनिंग में ही होगी, मतलब क्या? जीएस पेपर जो सैटरडे और संडे का होता है ना, उसका इवनिंग में ही डिस्कशन होता है, क्योंकि टेस्ट 2 बार होता है, सुबह और शाम। और जो मंडे से फ्राइडे का टेस्ट होता है कॉमन पेपर का, जिसमें कॉमन पेपर सब्जेक्ट का 40 क्वेश्चन का, उसका मॉर्निंग में ही हो जाता है। ठीक है, तो वो मॉर्निंग में ही हो रहा है। और जो सैटरडे संडे का होता है उसका केवल इवनिंग में होता है। ठीक ना, ध्यान दीजिए। तो 65 का करेक्ट आंसर बी हो गया। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी किस शहर में शुरू की गई है? दिल्ली में, याद रखिएगा। भारत की सबसे बड़ी क्लाइमेट वॉच जो है, ठीक है, लार्जेस्ट क्लाइमेट क्लॉक, इसको लॉन्च किया गया है दिल्ली में। ठीक है, 66 का ए। किस भारतीय अभिनेत्री को हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने साउथ पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया? तो करेक्ट आंसर होगा अवंतिका बंदनापू। अवंतिका बंदनापू, सी ऑप्शन जो है सही आंसर है। इसको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने साउथ पर्सन ऑफ द ईयर से पुरस्कार से सम्मानित किया है। 2024 का प्राइज ये दिया गया है, ठीक है, हार्वर्ड के द्वारा। करेक्ट आंसर सी है। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जाएगा? तो ये चुना गया है गुजरात को। ये काम या तो गुजरात में होगा या राजस्थान में होगा, ध्यान दीजिएगा इस बात को। चाहे आप सोलर का बनाइए चाहे विंड का बनाइए, काफी बड़ा एरिया वहां होता है, ठीक है, रेगिस्तानी वाला, तो वहीं पे ये काम हो सकता है। गुजरात, या पवन का भी बनेगा तो समुद्री इलाका जो है गुजरात का रहेगा। 68 का करेक्ट आंसर आपके पास बी निकल के आ रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी पार्क सबसे बड़ा गुजरात में बनेगा, ठीक है, निर्णय लिया गया है। किस राज्य के पाली जिले में दुनिया के पहले ओमकार के मंदिर का उद्घाटन, ओम आकार का मंदिर का उद्घाटन किया गया? पाली जिला है, राजस्थान करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर इसका बी है, 69 का राजस्थान। पाली जिला कहां? राजस्थान। और यहां पे उद्घाटन किसका? ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन यहां पर किया गया है, ठीक है। 70 की बात जहां तक करें, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024, इसमें 143 टोटल कंट्री होते हैं, टोटल कंट्रीज, ठीक है। इसमें इंडिया जो है इसका पोजीशन 126वां है,
काफी स्थिति नाजुक है। और फर्स्ट नंबर पे फिनलैंड है। लगातार 6-7 सालों से फिनलैंड ही दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना हुआ है। हम 126वें नंबर पे हैं 143 देशों में। ठीक, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार हैप्पीएस्ट कंट्री फिनलैंड है। हैप्पीएस्ट कंट्री जो है वो फिनलैंड है। ठीक है, तो आज का जो पॉइंट है वो यहीं तक रहा।